हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप में से जिन लोगों ने ये वीडियो अभी देखना शुरू की है और पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो लोग जाकर देख लें। मैंने उसकी लिंक अपने आई बटन और एंड स्क्रीन में दे रखी है, तो आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब और ज्यादा देर ना करते हुए ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि सीनियर जी की फाइट वूज़ो से होने वाली थी, लेकिन वूज़ो से होने से पहले ही रो देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो पूरे दिन यहाँ सिर्फ लोगों से फाइट ही करता रहे और उसे कोई मुंह से मिलने का भी टाइम ना मिले। इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो इस पर तुम्हें बैट लगानी होगी जो कि 10,000 टेल्स की होगी। जिस पर वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मैं अचानक से इतने सारे रुपए कहाँ से लाऊंगा। जिस पर उनके जूनियर्स उनका साथ देते हुए अपने पास के सभी पैसे कलेक्ट करके उन्हें दे देते हैं ताकि वो वूज़ो से फाइट करके उसे हरा सके और उनकी इज्जत बचा सके। जिस पर वो भी काफी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। इसके बाद वो उन रुपयों को वूज़ो के सामने रखते हुए कहते हैं कि ये रहे तुम्हारे रुपए, क्या अब हम फाइट स्टार्ट कर सकते हैं। जिस पर वो भी अपनी शॉट उठाते हुए कहता है कि अब चूंकि रुपए मिल चुके हैं तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं। इतना कहते ही वो पहली स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर सीनियर जी भी अपने स्पीयर के साथ रेडी होते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन उनको भी इस अटैक को ब्लॉक करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ये देखकर वहाँ खड़े लोग शॉक हो जाते हैं और उन्हें बिलीव नहीं होता है कि जियान चैन सचमुच प्रीडेटर स्टेज पर है। उन्हें तो लग रहा था कि जियान चैन इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जियान चैन का ऑरा और उसकी स्ट्रेंथ किसी भी प्रीडेटर स्टेज के इंसान से मैच नहीं कर रही थी। इसके बाद अब ये लोग एक दूसरे से टकराने के बाद तुरंत ही पीछे हट जाते हैं और वो सीनियर जी से कहता है कि मुझे तो लगा था कि जीजी एकेडमी में सब के सब लूजर भरे पड़े हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ हर एक लूजर है। चलो कोई तो ऐसा है जो आज मुझे थोड़ी सी टक्कर देने वाला है, वरना मुझे तो लग रहा था कि मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। इस पर सीनियर जी गुस्से में उस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि मैं अभी तुझे बताता हूँ। इतना कहते ही वो अपने स्पीर के साथ उस पर अटैक कर देते हैं। ये देखते ही लॉर्ड वो हैरान हो जाते हैं और वो मास्टर जी से पूछते हैं कि ये तो तुम्हारे ग्रेट कंफ्यूजन की एक फेमस टेक्निक है, तो क्या सच में तुमने इसे कल्टीवेट करने के लिए अलाउ कर दिया। जिस पर वो कहते हैं कि ये तो टैलेंटेड इंसान है तो फिर क्यों नहीं, और देखकर भी लग रहा है कि मेरा ही डिसिप्लिन जीतने वाला है। इस पर लॉर्ड वो हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, मुझे तो नहीं लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि जियान चैन कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। इतना कहते ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक सील ऑफ एम्प्रियन का यूज कर देता है। जैसे ही सील ऑफ एम्प्रियन का यूज करता है तो एक बड़ी सी भयानक सी सील उसके ऊपर आकर धड़ाम से गिर जाती है, लेकिन वो देख पाए उससे पहले ही वो उसके ऊपर लैंड होती है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। जिसे देखकर मास्टर जीजू भी अंदर से पूरी तरीके से हिल जाते हैं और वो लॉर्ड मो से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे टाउ सेट के उस आदमी ने वाकई वूज़ो को वो स्पेशल टेक्निक पास ऑन की है। जिस पर वो कहते हैं कि वैसे उसकी वो मर्जी थी, और वैसे भी हमारे टाउ सेट में अगर कोई इंसान अच्छा है जो कि पोटेंशियल रखता है तो क्यों नहीं, और वैसे भी ये कोई कहने वाली बात थोड़ी है। लॉर्ड मो की बात को सुनकर मास्टर जी जो ही करके हंस देते हैं, लेकिन मनी मन वो सोचते हैं कि लगता है कि टाउ सेट अब पहले की तरह नहीं रहा। अब वो जरूर अपना सिर उठाएगा और दूसरों के सिर कुचलने की कोशिश करेगा, जिसका मतलब साफ था कि मास्टर जी जुई टाउ सेट को जिग्जे एकेडमी के लिए खतरा मान रहे थे। वहीं हम सीनियर जी को भी देख पाते हैं जो कि काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन वो भी हार नहीं मानना चाहते थे, इसीलिए वो दोबारा से खड़े होने लगते हैं। जिस पर वो उनके सिर पर तलवार रखते हुए उन्हें हार मान जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर ये फाइट इसी तरीके से कंटिन्यू रही तो जरूर सीनियर जी उसके हाथों से आज मारे जाएंगे। इस बात को सुनकर सीनियर जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा ना होने की वजह से उन्हें ये हार माननी पड़ती है और वो अपना सिर झुकाकर अपनी हार को एडमिट कर लेते हैं। ये बात सुनते ही वहाँ जो उनके साइड में खड़े हुए लोग थे वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, और जैसे ही वो लोग शॉक से बाहर आते हैं तो फिर वो लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक तो वो लोग हार गए, ऊपर से उन लोगों ने अपने 10,000 टेल्स भी गवा दिए। इसके बाद अब वो इन लोगों से पूछता है कि क्या कोई और चैलेंजर बाकी है जो उसे चैलेंज करना चाहता है। इस पर ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इन्हें खड़े रहना चाहिए या फिर यहाँ से तुरंत ही भाग जाना चाहिए, क्योंकि वूज़ो इंसान की सारी लिमिट से बाहर है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान आज तक नहीं पैदा हुआ जो कि इतनी बुरी तरीके से किसी को भी ऐसे डिफीट कर दे। और वैसे भी उन्हें वूज़ो को चैलेंज करने के लिए ही 10,000 टेल्स देने पड़ेंगे, जिससे कि वो 10,000 टेल्स भी हार जाएंगे और मार खाएंगे जो ब्याज में। इन लोगों की चुप्पी देखकर वूज़ो समझ जाता है कि अब कोई और चैलेंजर बाकी नहीं है, इसीलिए वो लोगों को साइड हटने के लिए कहता है। तभी उनमें से एक चिल्लाते हुए कहता है, ओए रुक जा, एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि हम तुम्हें किसी भी चीज में चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि फाइटिंग और लिटरेचर में से किसी में भी चैलेंज कर सकते हैं, तो क्या वो अभी तक ऑफर वैलिड है। और फिर वो लोग वूज़ो पर दबाव डालने लगते हैं ताकि वूज़ो लिटरेचर के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि जिग्जे एकेडमी लिटरेचर में ही सबसे नंबर 1 पे कही जाती थी। इसीलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि वूज़ो को लिटरेचर में हराकर वो अपना नाम दोबारा से बना सकें। जिस पर वूज़ो उनसे कहता है कि तुम लोग सबसे ज्यादा बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें तो मुझे लिटरेचर में बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करना चाहिए।
क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं है कि जिग्जी एकेडमी मेरे सामने कुछ भी नहीं है इस चीज में, और अगर तुम जिग्जी एकेडमी के बेशर्म इंसान ही चाहते हो तो फिर यही ठीक। इतना कहते ही वो अपनी मिडिल फिंगर और दिखाने लगता है। ये देखकर उन लोगों की सुलग हो जाती है, लेकिन वो इस चीज को दबा लेते हैं और फिर जियानचंद के सामने बड़ी शेखी बगाड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं है, हमारी जिग्जी एकेडमी लिटरेचर के हिसाब से तो होली ग्राउंड है और हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, इसलिए यहाँ जीतेंगे तो हम ही। अभी जब ये लोग अपनी शेखी बढ़ा ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से कोई इंसान आता है जो उन्हें चुप करा देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग कितनी आवाजें करते हो। और देखने में पता चलता है कि ये कोई और नहीं कॉन्ग नियान है, जो कि वुज़ो का डिसाइपल है। यानी कि समझ रहे हो, यहाँ पर अब इन लोगों की अच्छी तरीके से बेइज्जती होने वाली है। यहाँ पर आते ही कॉन्ग नियान चिल्लाते हुए अपने डिसाइपल से कहते हैं कि तुम लोग ट्रेनिंग के टाइम पर यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हो। जिस पर उनमें से एक डिसाइपल उन्हें बताता है कि बैम्बू गार्डन में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हम इस लड़के को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी भी इसे लिटरेचर में चैलेंज किया है ताकि हम इसे दिखा सकें कि हमारी जिग्जी एकेडमी का लिटरेचर सबसे नंबर 1 पे है। उसकी ये बातें सुनकर वो उस पर गुस्सा करते हुए उसे चुप करा देते हैं और फिर वुज़ो की तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखकर उन डिसाइपल्स को लगता है कि वुज़ो की अब खैर नहीं, क्योंकि कॉन्ग नियान यहाँ के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन स्कॉलर हैं। तभी कॉन्ग नियान अपने घुटनों के बल आ जाते हैं और वुज़ो के पैरों में गिरकर वुज़ो को ग्रेटिंग देने लगते हैं। ये देखकर उसके डिसाइपल्स की फटी रह जाती हैं, मतलब आंखें। और वुज़ो कॉन्ग नियान से कहता है कि हम लोगों को मिले हुए काफी लंबा समय हो गया, मुझे अच्छे से याद है हम लोग लास्ट टाइम ये सिटी में मिले थे। कॉन्ग नियान वुज़ो को अपना मास्टर बोल रहा है। ये देखकर मास्टर जीजू की फट जाती है और वो सोचते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, कॉन्ग नियान वुज़ो को अपना मास्टर क्यों बोल रहा है। वहीं हम लॉर्ड मो को देखते हैं जो कि हम सभी की तरह एक्साइटेड होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वुज़ो ने एक छक्का मार दिया। तभी जिग्जी एकेडमी का एक डिसाइपल चिल्लाते हुए वुज़ो पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुम एक कॉनमैन हो, क्योंकि तुमने हमारे लॉर्ड कॉन्ग नियान पर एक विचक्राफ्ट किया है जिसकी वजह से वो तुम्हें अपना मास्टर बोल रहे हैं। इस पर कॉन्ग नियान उसे डांटते हुए चुप करा देते हैं और कहते हैं कि ब्लाइंडली गैस करना बंद कर दो, क्योंकि जब भी लिटरेचर की बात आती है तो वुज़ो मेरा मास्टर है। लेकिन इनकी बातों पर तो कोई भी डिसाइपल बिलीव करने के लिए भी रेडी नहीं था। आखिर कैसे रेडी हो जाए, क्योंकि जो इंसान उनका मास्टर है वो किसी अपने से कम उम्र वाले को मास्टर बोल रहा है, जो कि उनके लिए हजम होने वाली बात नहीं थी। जिसके बाद अब वो कॉन्ग नियान से पूछता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे अपना मास्टर एडमिट करने के लिए इतनी आसानी से एग्री हो जाओगे, मुझे तो लगा था कि तुम इसके लिए डिनाई कर दोगे। जिस पर उन्हें बताते हैं कि ये सिटी में आपसे सीखने के बाद मैंने घर पे आकर काफी सारी प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से मैं ताओज़म के पाथ में भी एंटर कर पाया, इसीलिए आपको एज अ मास्टर एक्सेप्ट करना मेरे लिए खुशनसीबी थी। कॉन्ग नियान ताओज़म के पाथ पर एंटर कर गए हैं। ये सुनकर वुज़ो थोड़ा हैरान होता है और मनी में सोचता है कि मेरे थोड़े गाइडेंस से ये ताओज़म के पाथ में एंटर कर गए, जिसका मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम टैलेंटेड हैं, और अगर ये मेरे लिए लॉयल नहीं होते तो ये ताओज़म के पाथ पर भी नहीं आ पाते, यानी कि उनके पास वो स्पेशल पावर नहीं आ पाती है जो कि ताओज़म के पाथ पर आने के बाद आती है। इसके बाद वो अब वहाँ खड़े डिसाइपल्स की तरफ देखते हुए कहता है कि अब चूंकि तुम लोग देख ही चुके हो कि कॉन्ग नियान ने मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या अब भी तुम लोग मुझसे लिटरेचर फाइट करना चाहते हो। इस पर वो लोग सीरियस फेस बनाते हुए वुज़ो को घूरने लगते हैं, जिससे कि साफ हो जाता है कि ये लोग वुज़ो को कॉन्ग नियान का मास्टर एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस बात को वुज़ो भी समझ जाता है, इसीलिए वो कॉन्ग नियान से कहता है कि लगता है तुम्हारी जिग्जी एकेडमी के डिसाइपल्स को एक सबक सिखाने की जरूरत है। इस पर कॉन्ग नियान गुस्सा होते हुए अपने सभी डिसाइपल्स को एक लाइन में खड़े हो जाने के लिए कहते हैं, और जो भी डिसाइपल सामने खड़ा रहेगा उसको कॉन्ग नियान अपनी अथॉरिटी के जरिए यहाँ से बाहर निकाल देंगे, वो भी परमानेंट। दरअसल वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे ताकि वुज़ो उनकी साइड में रहे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि जिग्जी एकेडमी की रेपुटेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि अगर किसी ने भी यहाँ वुज़ो से लिटरेचर में फाइट की, यानी कि लिटरेचर में कंपटीशन किया, तो वो डेफिनेटली हार जाएंगे, जिससे जिग्जी एकेडमी की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। कॉन्ग नियान की धमकी मिलने के बाद सभी डिसाइपल्स यस सर करते हुए एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, और वुज़ो वहां से जाते हुए इन सभी से कहता है कि मैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए थोड़ी जल्दी में हूँ, इसलिए तुम लोगों को सबक नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन खुद पर प्राउड करने वाले और बेवकूफ तुम जैसे जिग्जी एकेडमी के डिसाइपल्स के लिए कुछ पोएम्स हैं। वुज़ो की इस बात को सुनते ही ये लोग वुज़ो को मिडिल फिंगर दिखाने लगते हैं और उसे काफी कुछ उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं था कि वुज़ो एक पोएम भी लिख सकता है। तो वुज़ो उनके लिए एक पोएम बोलना शुरू करता है जो कि मेरे बिल्कुल भी पले नहीं पड़ती है, बिल्कुल इन लोगों की तरह, जो कि ये रही। इसको मैं पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। हाँ, तो जिन जिनों को समझ में आ गई हो वो लोग कमेंट में जाकर बता दें कि उन लोगों को समझ में आ चुकी है, ताकि मैं भी उनसे ट्यूशन ले सकूं। और जिन लोगों को समझ में नहीं आई है वो लोग जानते हैं कि उन्हें कमेंट बॉक्स में क्या करना है। अब इसके बाद कॉन्ग नियान मास्टर जीजू के पास आते हैं और उन्हें इसके बारे में कुछ भी ना बताने के लिए उनसे माफी मांगते हैं, जिस पर उनसे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे भी अगर मैंने ही ध्यान दिया होता तो मैं लीना सिटी में किसी एक हीरो को छोड़कर नहीं आता। यानी कि वो समझ चुके थे कि लीना सिटी में वो जिस वुज़ो को पत्थर समझ रहे थे असल में वही असली हीरा है। इस पर लॉर्ड मो ने और ज्यादा चिढ़ाते हुए कहते हैं, कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ,
तुम तो चाहकर भी वुजू को अपना डिसेबल नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो ताओजेट का डिसेबल पहले ही बन चुका है। मैं सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वुजू जिगजी एकेडमी के किसी ग्रेट कंफ्यूजन का मास्टर होगा। आफ्टर ऑल तुम भी ये जानते हो कि वुजू हमारे सेट का सिर्फ एक आउटर डिसेबल है, और ये कितनी ज्यादा शर्म की बात होगी कि अगर मैं उसे प्रमोट न करूँ। इसीलिए जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो उसे प्रमोट करके अपने सेट का इनर डिसेबल बना दूंगा। आफ्टर ऑल मैं जिगजी एकेडमी की इज्जत के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इस पर मास्टर जीजुई की बहुत बुरी तरीके से सुलग जाती है, लेकिन वो दांत पीसते हुए उन्हें इस चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं, जिस पर लॉर्ड मूवी बड़े स्टाइल में उन्हें थम्स अप करते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। और फिर मन ही मन वुजू को इस काम से खुश होते हुए उसे एक अवार्ड देने का भी सोचते हैं। जिसके बाद हम बैम्बू गार्डन में एक छोटे से घर को देख पाते हैं, जहाँ पर चेसमैन वुजू को लेकर आया होता है और वो वुजू को बताता है कि तुम्हारी वाइफ इसके अंदर है और अब तुम अंदर जा सकते हो। इस पर वुजू उस घर की तरफ देखते हुए मन ही मन कुइंगमो को याद करते हुए कहता है कि मैं अब यहाँ आ चुका हूँ, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी वो उस घर में से कुछ डॉक्टर्स को निकलते हुए देखता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि कुइंगमो की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, उसके अंदर एनर्जी और ब्लड काफी ज्यादा कम हो चुका है और उसका स्पिरिचुअल ऑरा भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यही नहीं, वो अपने पाथ को भी धीरे धीरे खत्म कर रही है। इस पर दूसरा डॉक्टर कहता है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसकी जिंदगी को बढ़ाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारी दी हुई मेडिसिन उस पर ज्यादा देर तक कोई काम करने वाली है। मुझे नहीं लगता है कि अब हम उसे क्योर कर पाएंगे। तभी वो जो उनके पास पहुंच जाता है और उनसे कुइंगमो के बारे में पूछता है और बताता है कि वो कुइंगमो का हस्बैंड है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और उसकी एनर्जी और ब्लड पूरी तरीके से खत्म होने वाला है और उसका स्पिरिचुअल ऑरा भी खत्म होता जा रहा है। ये सुनते ही वुजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से सीधे कुइंगमो के पास जाते हुए कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं अपनी वाइफ को कुछ नहीं होने दूंगा। उसे गुस्सा इसीलिए आया था क्योंकि इन डॉक्टर्स के हिसाब से कुइंगमो अब जल्दी मर जाएगी, इसीलिए किसी को भी गुस्सा आना लाजमी था। वुजू को अंदर इस तरीके से जाता हुआ देखकर सीनियर डॉक्टर कहते हैं वाओ व्हाट अ कॉन्फिडेंस, और फिर वो अपने जूनियर डॉक्टर से पूछते हैं कि कुइंगमो का एक हस्बैंड भी है, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया गया। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे भी कहाँ पता था इस बारे में। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर सीधे हमें कुइंगमो को दिखाया जाता है, जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है और वो लगातार खांस रही होती है और खांसते हुए वुजू को याद कर रही होती है और मनी मन खुद से कहती है कि पता नहीं लीनान सिटी में वुजू क्या कर रहा होगा। तभी वो सामने एक पेड़ से पत्ती को टूटते हुए देखती है, जिसे देखकर उसके मन में आता है कि वैसे भी ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसे भी लगता है कि अब वो कुछ ही समय में मर जाएगी, जिसकी वजह से अब वो और ज्यादा उदास हो जाती है। और फिर वो मनी मन सोचती है कि काश वो वुजू को एक आखिरी बार देख पाती। जिस पर तभी वुजू वहां आ जाता है और वो कहता है कि क्या बात है, एक जवान लड़की विंडो में बैठकर अपने हस्बैंड को मिस कर रही है। वुजू को अचानक से अपने सामने देखकर कुइंगमो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बस रोने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि शायद उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो हेलुसिनेट कर रही है, क्योंकि इस समय तो उसके हिसाब से वुजू लीनान सिटी में कहीं घूम रहा होगा। तभी वुजू उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि कुइंगमो माय डियर वाइफ, मैं कोई इल्यूजन नहीं हूँ, तो मुझे अपने हाथों से टच करके भी देख सकती हो कि मैं रियल हूँ। जैसे ही वो उसे टच करती है तो ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि वाकई वो उसके सामने खड़ा है, और ये देखकर उसके आंसू नहीं रुकते हैं और वो पूछती है कि क्या ये वाकई में तुम हो। जिस पर रोज के सिर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि ऑफ कोर्स ये मैं हूँ। और फिर वो लंबी से डायलॉग मारते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं लीनान सिटी में तुम्हारे बिना रह रहा था, तो बस रातें तो एकदम ठंडी ठंडी और अकेली हो गई थी, इसीलिए मैंने पहाड़ों और नदियों को पार करके हजारों मील तक सफर तय किया और मैंने हजारों सूज को बदल डाला जब तक कि मैं तुम तक नहीं पहुंच गया। एक मिनट, तुम्हें तो ये नहीं लग रहा है ना कि मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ। इस पर वो बिना कुछ कहे उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कभी भी उसे वापस से नहीं देख पाएगी। इस पर वुजू की आंखें भी नम हो जाती हैं और फिर वो उसे गले से लगा लेता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैं इतना लेट आया। यार, इन लोगों का मिलाप देखकर तो मेरा भी दिल भर आया। आई एम वेरी हैप्पी। इसके बाद अब वुजू पूछता है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे पता लगा कि तुम किसी तरीके से इंजर्ड हो गई, चलो मुझे देखने दो। इस पर वो कहती है कि जिग्जी एकेडमी के कई सारे फेमस फिजिशियंस यहाँ आ चुके हैं जिन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगी। जिस पर वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बेकार से डॉक्टर्स को तुम मुझसे कंपेयर नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं एक मिरेकल डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझ पर बिलीव करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इस पर वो उसकी बात मान जाती है और फिर वुजू के सामने बैठ जाती है, जिस पर वुजू उसके अंदर की प्रॉब्लम्स को चेक करते हुए देखता है कि उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और वो मेडिकल राइम ऑफ यिन की हेल्प से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी एनर्जी और ब्लड पूरी तरीके से फेड हो चुका है और स्पिरिचुअल ऑरा भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लेकिन उसके लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो रिइंकार्नेशन बाउल की लिक्विड एनर्जी से इसे पूरी तरीके से ट्रीट कर सकता था। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कुइंगमो का पाथ पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, जिससे वो बड़ी मुश्किल से ही शायद रिपेयर कर पाएगा।
लेकिन अब वो सोचता है कि वो उसे बचाने के लिए क्या कर सकता है, क्योंकि उसके मेडिकल रैम ऑफ येन यांग में इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन उसे नहीं मिल रहा था। अभी जब वो मेडिकल रैम ऑफ येन यांग में कोई सॉल्यूशन ढूंढ ही रहा था, तभी वो अचानक से खुद को उस बॉल के अंदर पाता है और वो ये देखकर हैरान था कि आखिर वो दोबारा से इस बॉल के अंदर क्या कर रहा है। जिसके साथ ही ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।